आज शतायु संघ और महिला सहभागिता विलक्षण एकात्मकता इस पुस्तक के विमोचन के इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित श्री विजेंद्र गुप्ता जी, लेखन और संपादक जिन्होंने किया है ऐसी शोभा जी, राष्ट्र सेविका समिति जी की कार्यवाहिका सुनीता जी, प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, पीयूष जी, यहाँ बहुत सारे लोग, बहनें, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। और विशेषकर जिन्होंने इस पुस्तक में अपने लेखों से योगदान दिया है उन सभी को विशेष रूप में बहुत सारी बधाई। और ये पुस्तक आज विमोचन हो गया है। पुस्तक थोड़ी बड़ी है और इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पुस्तक मैं पूरी पढ़ के आया हूं, वो अनुचित होगा। लेकिन जब मुझे पुस्तक के संदर्भ में जब पहली कॉपी दी थी बहुत दिन पहले, शायद 1.5 महीना 2 महीना पहले, तब उसका अंतिम स्वरूप नहीं था। तब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स जो उसमें थे और पढ़े थे, उस समय देखे भी थे। तो एक बात इसमें मैं जरूर कहूंगा कि जितने भी लोगों ने सबने आर्टिकल लिखे हैं ये जीवंत है और स्वयं के अनुभवों से वो पोषित है। और इसीलिए जो ऐसी बातें उसमें निकल कर आई है कि वास्तव में हमें बहुत कठिन बात होकर भी एक सहज रूप में समझने आने वाली बात उन शब्दों में व्यक्त हुई है इन पुस्तकों में। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देखते देखते 100 वर्ष इस कार्य को हो गए। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर में इस कार्य की शुरुआत की थी। संघ प्रारंभ होने के कुछ वर्षों बाद ही 1936 में जैसा ये पुरुषों का काम हो रहा है व्यक्ति निर्माण का शाखा के माध्यम से, वैसा काम महिलाओं के बीच भी होना चाहिए। ये बात लक्ष्मीबाई अर्थात मौसी केलकर जी के माध्यम से आई और 1936 में ये कार्य भी प्रारंभ हुआ और नागपुर में ही ये कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, नागपुर, वर्धा, और फिर धीरे धीरे आज जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य देशव्यापी हुआ है, राष्ट्र सेविका समिति का भी कार्य देशव्यापी हुआ है। यह बात भी समझने की है और यह बात बहुत विलंब से नहीं हुई। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उनके समय में ही यह बात प्रारंभ हुई। किन कठिन परिस्थितियों में यह कार्य प्रारंभ हुए होंगे समझ सकते हैं। उस समय में इस तरीके से, मतलब आज से इतने वर्षों पुरानी बात है, उस समय के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सहभाग की स्थिति जैसी थी, मतलब बहुत कम सहभाग था। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कार्य जो जमीनी तौर पर घर घर में जाकर करने का कार्य था, केवल सभा सम्मेलन का कार्य नहीं था। तो वास्तव में बिल्कुल नित्य रूप से रोज अपने मोहल्ले में, अपने घर में करने का एक व्यक्ति निर्माण का कार्य था। कभी कभी क्या होता है कि सार्वजनिक जीवन में लोग 2 चेहरे भी रखते हैं। मंच पर जाकर या सार्वजनिक सभाओं में जाकर कुछ कहते हैं, फिर घर में आकर अपने पारिवारिक जीवन में आकर दूसरा एक चेहरा होता है। परंतु
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या राष्ट्रीय सेविका समिति हो, उसके कार्य में ऐसा स्कोप ही नहीं था, क्योंकि वो कार्य ही घर से करना था, अपने मोहल्ले में करना था, रोज जिनको आप जानते हैं, रोज जहां रहते हैं, जहां से रोज जाते हैं, वहां करना था। केवल सार्वजनिक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं था, ये वास्तविक रूप में अपने जीवन के हर मुद्दे पर अपने व्यक्तित्व को समाज जीवन के लिए, अपने जीवन मूल्यों के अनुसार, अपने संस्कृति के अनुसार ढालने का ये कार्य था। इसलिए जब कई बार लोग पूछते हैं कि मतलब संघ और महिला सहभागिता, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि 100 वर्ष के बाद भी ये चर्चाएं और इस बारे में बात समझाने की जरूरत पड़ रही है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ये प्रश्न संघ और महिला ऐसा प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह गया था, तो मुझे उन्होंने प्रश्न पूछा कि संघ और मुस्लिम विषय में उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा। मैंने कहा संघ और मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का है, क्योंकि संघ की स्थापना के पहले ही हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में बहुत कुछ घटित हो चुका है और बहुत सारी स्मरण, बहुत सारी स्मृतियां उसके दोनों तरफ तैयार हो चुकी है। वो हो सकता है कि दुखद भी बहुत सारी हो, ट्रैजिक हो, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम हो चुके हैं और वहां भी समस्या इसी कारण से आ रही है क्योंकि जो हिंदुत्व का जो दृष्टिकोण है, जो भारत का दृष्टिकोण है, उसकी समझ ठीक से समाज में, हिंदू समाज में भी स्थापित न होने के कारण यह समस्या आ रही है। ये जो संघ और महिला सहभागिता का विषय जो आज उठाया जा रहा है, वो विषय भी इसीलिए आ रहा है। ये प्रश्न संघ और महिला का नहीं है, ये प्रश्न भारत का हिंदुत्व का जो महिला दृष्टिकोण है उसकी ठीक से समझ स्थापित न होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। जो लोग भारत का दृष्टिकोण या हिंदुत्व का दृष्टिकोण समझते हैं, उन्हें इस बारे में कोई मन में शंका नहीं रहती कि संघ का महिलाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होगा। शंका तभी उपस्थित होती है जब वो भारत का दृष्टिकोण पश्चिम के या बाहर के मध्य संप्रदाय है, उनके दृष्टि से महिलाओं की ओर देखकर भारत के दृष्टिकोण को वैसा ही समझना चाहते हैं, तब उन्हें समस्या आती है। और उस कारण से फिर वो भारत के दृष्टिकोण को भी उसी एंगल से देखते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं और संघ को भी उसी एंगल से देखकर समझने का प्रयास करते हैं। और इसलिए जब भारत में यह बात सच है कि विश्व में भी महिलाओं की बराबरी का स्थान समाज जीवन में होना, परिवार में होना, उसके बारे में उचित धारणाएं होना, इसके संदर्भ में विश्व में पिछले हजारों दशकों तो मुझे पता नहीं, परंतु पिछले अगर नॉन हिस्ट्री को हम देख ले 1000 वर्ष की, तो उसमें समस्याएं रही हैं और यह सबको स्वीकार करना चाहिए। भारत में भी ये समस्याएं रही, परंतु भारत में इन समस्याओं का उद्भव कैसा हुआ वो भी समझना पड़ेगा। पश्चिम में इन समस्याओं का उद्भव क्यों हुआ यह भी समझना पड़ेगा और उस उद्भव के सॉल्यूशंस भी उसके अनुसार सोचने पड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न एक पूछा है और उत्तर दूसरा आया तो मार्क नहीं मिलेंगे परीक्षा में। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बेसिक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मूलभूत जो धारणाएं दुनिया भर के आज के विश्व में जो भारत के बाहर जन्मे हुए विचार है, उनके अंदर जो महिलाओं के प्रति जो धारणा है, कोई मानता है कि वो आत्मा नहीं है, कोई मानता है कि वो शुद्ध नहीं है, और उन धारणाओं के कारण उनके समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। उनके यहां जो राजनीतिक विचार उत्पन्न हुए, राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी, सामाजिक व्यवस्थाएं बनी, उनके मत संप्रदायों की जिसको हम रिलीजियस व्यवस्थाएं बोलते हैं, उन व्यवस्थाओं में भी बहुत सारी समस्याएं आई।
उनमें दूर दूर तक कोई बराबरी का स्थान 1000 वर्ष में नहीं दिया गया, और उसको एक अपने जो मूल धारणाएं उन्होंने अपने विचार के आधार पर, अपने मत संप्रदाय रिलीजियस के आधार पर बनाई, उसके कारण उनके समाज में यह समस्याएं उत्पन्न हुई। और इस कारण से उनके समस्या के समाधान का जब पिछले 200-300 वर्ष में जब उसके समस्याओं के समाधान का जागरण प्रारंभ हुआ, जिसको हम लोग एक नव जागरण बोल सकते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल साइंस का न विद्यार्थी हूं, पढ़ाना तो मुझे नहीं आता है, तो लेकिन बहुत सारी हमारे दिल्ली में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस हर यूनिवर्सिटी में है और बहुत सारी स्टडीज उसमें होती है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलते रहता हूं, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस जो निकालने का जो प्रयास हुआ, चाहे लिबरल थॉट्स के द्वारा, चाहे लेफ्ट कम्युनिज्म के द्वारा, या जो वहां के मत संप्रदायों के जो व्यवस्थाएं थी उनके संदर्भ में भी जो एक नया पुनर्जागरण का काल वहां पर आया, उसमें जो एक नई उदाहरण के साथ नए समाधान ढूंढने के जो प्रयास हुए, वो उनकी जो समस्या थी उसके कारण उसके अनुसार ढूंढने का प्रयास हुआ। और इसलिए उसमें एक शोषक था और एक शोषित थे, और उन्होंने हर विषय में एक दूसरे के बीच में संघर्ष को देखकर किया, और इसलिए उन्होंने इस समस्या को ही माना कि ये पुरुष और स्त्रियों के बीच का संघर्ष है और इसके बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, दोनों में से हर एक को अपनी तैयारी करनी है और कैसे ना किसी तरीके से जीतना है। और इसलिए जो विचार भी उत्पन्न हुए, जो मॉडर्न फेमिनिज्म है, वो विचार भी उस एक स्पर्धात्मक दृष्टि से तैयार होता चला गया, और इसलिए उसके जो सॉल्यूशंस भी निकल कर आए वो पिछले 100-150 वर्षों में अलग अलग प्रकार से उसकी थ्योरीज विकसित होती चली गई, उसके क्रियान्वयन भी हुए, स्टेट्स की पॉलिसीज बनी, दुनिया भर में उस स्टेट्स को बड़े बड़े मंचों से दुनिया भर में उसको प्रसारित भी किया गया। स्वाभाविक है कि भारत जिस दौर से गुजरा, भारत में समस्या उस तरीके से नहीं थी। भारत की समस्या हमारे धर्म के कारण, हमारे मत संप्रदाय के कारण, हमारी आध्यात्मिक परंपरा के कारण उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि हमारी धर्म, आध्यात्म की परंपरा, हमारी संस्कृति, भारत का दृष्टिकोण, उसमें यह बात स्पष्ट थी, पहले दिन से स्पष्ट थी कि जितना पवित्र पुरुष है उतनी ही या उससे ज्यादा पवित्रता स्त्री में है, जितनी क्षमता पुरुष में है उतनी ही या कई बार ज्यादा क्षमता महिलाओं में है। परंतु यह प्रतियोगिता नहीं है महिला और पुरुष की, ये हमारी थॉट प्रोसेस में कभी भी इसको प्रतिस्पर्धा नहीं माना गया, एक परस्पर पूरक के रूप में इसको सतत रूप से इसको लगातार हर समय में यह प्रस्तुत किया गया, इसके उदाहरण प्रस्तुत हुए। मैं अगर उदाहरण देने जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, यहां बहुत सारे विदुषी सब लोग बैठे हैं, सब जानते हैं उदाहरणों के बारे में, और लगातार उसमें जो भी समस्याएं आती थी, हमारे साधु संत ऋषिगण उस समय के जितने भी हमारी चर्चाएं होती थी, उससे हम उसका समस्याओं का परिष्कार भी करते चले गए, वो भी धर्म के आधार पर, धर्म के मूलभूत जो मूल्य थे उसके आधार पर। समस्याएं तब प्रारंभ हुई निश्चित रूप से, इस परंपराओं में भी मनुष्य के स्वभाव के कारण कुछ क्षरण समय समय पर आता गया, लेकिन जहां जहां क्षरण आया वहां वहां हमारे कोई न कोई साधु संत परंपरा, मध्य परंपरा तैयार हुई। आप देखेंगे कि रामायण महाभारत काल से लेकर भगवान महावीर का जो समय है वो भी इस बारे में आह्वान कर रहे हैं, वो भी इस बारे में कार्य कर रहे हैं। भगवान बुद्ध है वो भी इस बारे में कार्य कर रहे हैं। यानी अगर हम आदि शंकराचार्य की परंपरा देखेंगे वो भी ये कार्य कर रहे हैं। यानी मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां जो संतों की परंपरा है,
संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम से लेकर फिर मैं संत जनाबाई को भी जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। देश भर में, हमारे देश भर में ऐसी परंपराएं समय समय पर लगातार चलती रही। तो हमारी समस्या तब आई जब हमारी इस ज्ञान की परंपरा में कोई खंड आए। वो हमारी गलतियों के कारण आए या विदेशी आक्रमणों के कारण आए। हमारी इस परंपरा के और ज्ञान के अभाव में, इस धर्म की अपनी समझ के अभाव में, उन व्यवस्थाओं के अभाव में या उसके कमजोर होने के कारण हमें समस्या आई है। इसलिए हमारे सॉल्यूशंस वैसे नहीं हो सकते। हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे, वो एक्सटर्नल तरीके से नहीं हो सकते। हमारे समाधान परिवार से बाहर नहीं होंगे, परिवार में आपस से बैठकर चर्चा करते हुए नई पीढ़ी के होंगे। आज हमारे कई लोग बोलते कि आजकल, पहले महिलाएं कार्य नहीं करती थी, आजकल वर्किंग वुमेन हो गई है। अब ये भी उतना तथ्य नहीं है इसमें। क्यों तथ्य नहीं है? क्योंकि महिलाएं हमारे समाज में पहले से सक्रिय थी। उसके बहुत सारे उदाहरण है, ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, एक समय ऐसा आया हमारे देश में कि जिस संकट काल में ये परिस्थितियां थोड़ी, हमारी ये व्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई, फिर उसी की आदत पड़ गई। अब उस बात को, जब आदत कोई पड़ जाती है तो बदलने में थोड़ा कष्ट होता है। फिर कुछ व्यवस्थाएं, डिवीजन ऑफ वर्क भी सेट हो जाता है कि फैमिली में किसका क्या काम होगा। अभी नए समय में जब हम फिर से अपने नए मॉडर्न जो तरीके हमारे बाजार के हैं, व्यवस्था के, आर्थिक व्यवस्था के हैं, रोजगार के हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था के हैं, हमारा जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं बनी है, उसमें फिर से ये सारा एक जैसे जैसे खुलापन आ रहा है, जैसे जैसे एक भय खत्म हो रहा है, समाज में कानून और व्यवस्था स्थापित हो रही है, सामाजिक दृष्टि से हम अपनी बात को, अपने धर्म को, अपने मूल्यों को फिर से समझ रहे हैं। हमारे साधु संत सब फिर से उस पर जागरण कर रहे हैं। हम जितना जैसे जैसे उसको समझते चले जा रहे हैं, ये बात बढ़ती जा रही है। अब हो सकता है कि घर में बैठकर वे घर के सब लोगों को मिलकर, पति पत्नी को मिलकर, माँ बाप को अपने बेटी और बेटे के साथ बैठकर ये तय करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अब जमाना चेंज हो गया, वर्क डिवीजन चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार अपने घर में सेटल करना पड़ेगा। तो ये बात हमारी उस तरीके से हमारे इसके समाधान होंगे। अगर हम उसमें समाधान ढूंढने जाएंगे कि ये पुरुष और महिलाओं की प्रतिस्पर्धा है, तो शायद हम कुछ हासिल तो कर लेंगे, लेकिन उससे हमारी जो एक सुख शांति है, परिवार की एक प्रेम है, आत्मीयता है, समाज में जीवन मूल्य है, नई पीढ़ी को जो हम जिस तरीके से बना रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। आज पश्चिम के, या जो आज जिसको हम आर्थिक दृष्टि से विकसित देश बोलते हैं, उन देशों में ये जो सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशंस पर जब उन्होंने काम किया तो उसकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि जितने भी आर्थिक दृष्टि से या विकसित देश आज हम जिनको मानते हैं, उन्होंने एक समय ऐसा आया कि तकनीकी क्या कहती है, बाजार क्या कहता है, उसके आदेश लेकर उसके अनुसार अपने सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को उन्होंने वो ढालते चले गए, बदलते चले गए, अपने परिवारों की व्यवस्था पर भी समझौते करते चले गए। कुछ उसके प्रतिबिंब या थोड़े परिणाम हमारे देश में भी हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए कोई भी आर्थिक विकास या कोई भी एक सिविलाइजेशन का विकास अपने पारिवारिक जीवन के सुख को की कीमत देकर नहीं हो सकता। और जब वो कीमत देकर होता है तो हो सकता है कि हम तकनीकी दृष्टि से बहुत आगे बढ़ेंगे, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जाएंगे, लेकिन समाज में जिस तरीके का एक वातावरण होगा और जिससे जो नई समस्याएं आएगी, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी होगी। मुझे लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, जिसको आजकल लोग सब जेनजी वगैरह कहते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अधिक समझदार है,
क्योंकि उनको मौका मिला है, वो देश दुनिया को पूरा देख रहे हैं, उन्हें वो भारत भी देख रहे हैं, भारत का पुराना भी देख रहे हैं, दुनिया का देख रहे हैं, दुनिया का भी पुराना देख रहे हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं, और उससे वो कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि किसके पास क्या है और किसने क्या खोया है और हमें क्या पाना है। इसलिए भारत का मुझे लगता है जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा, वो कॉम्बिनेशन बाजार और तकनीकी के आधार पर हमारी संस्कृति और परिवारों का गठन नहीं होगा। तो हम जिस तरीके से, हमारी नई पीढ़ी जो है वो बहुत समझदार है, वो नई पीढ़ी हम कैसा जीना चाहते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है, उसके अनुसार हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो है तो लेंगे, नहीं तो वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे और उसके आधार पर अपने नई बाजार की व्यवस्था अपनी बनाएंगे, नई उत्पादन की व्यवस्था बनाएंगे। क्योंकि जब तक हम ये पहल नहीं करते हैं, जब तक हम ये सोच के चलते हैं कि भाई क्या करे, टेक्नोलॉजी आ गई, क्या करे भाई बाजार आ गया, क्या करे भाई ऐसा हो गया, तो फिर वो ये भारत नहीं होगा। भारत तो वो है कि जहां लोग अपने कर्तृत्व से, अपने विचार के आत्मविश्वास के साथ जीवन और संस्कृतियां गढ़ते हैं, वो भारत है। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि पिछले 200, 300, 400 वर्षों में भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, तो जीवन के, सांस्कृतिक जीवन में बहुत सारे निर्णय हम नहीं कर पाए। दुनिया भर में जो बातें स्थापित होती चली गई, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका शायद हम नहीं निभा पाए। परंतु अब यह समय है कि जिस समय हमें खुले दिमाग से सोचना है कि हमारी जो हमारी संस्कृति है, हमारी परिवार की व्यवस्था है, हमारे सामाजिक जीवन से जो महिलाओं के प्रति हमारा समानता का दृष्टिकोण है, एक सुंदर और पवित्रता के रिश्तों की हमें जो समझ है, जिसके हमारे पूर्वजों ने अभ्यास किया है, उसकी जो सुंदरता है, उसको जितना जानना, समझना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और पूरी दुनिया वो जानना चाहती है। आप कहेंगे कि ये मैं कैसा कह रहा हूं? अगर ऐसा न होता तो आज के जमाने में जहां हम एआई तक पहुंच गए, वहां सबसे मॉडर्न देश हमारे सबसे पुराने योग को क्यों ले रहे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें अपनी इस सोच को, पुरानी जरूर है बट वो रिग्रेसिव नहीं है, लेकिन नए जमाने में पुरानी बात वैसी की वैसी नहीं चलेगी। इसलिए इस पर मंथन होना जरूरी है कि भाई आगे का हमारा पुराने जमाने से जो होगा वो हम सीखेंगे, दुनिया भर में जो हुआ है उससे भी समझेंगे, और फिर नए जमाने के लिए नई बात हम बनाएंगे। ये मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो थे, उनकी सोच यही थी। वो ये नहीं सोचते थे कि जैसे पुराना भारत था वैसे ही मुझे बनाना है। वो ये सोचते थे कि पुराना जो भारत था उसके प्रति मुझे गर्व रहना चाहिए, और इसलिए आई डोंट वांट टू लिव इन द हिस्ट्री, आई वांट टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। मुझे इतिहास से सीखना है और उसके आधार पर हमें नई व्यवस्थाएं बनानी है जो आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक विश्व के लिए जो आवश्यक होगी, जो उपयोगी बनेगी। संघ उस दृष्टि से सोचता है। संघ कोई एक पुस्तक और एक विचार लेकर, एक थ्योरीज लेकर समाज में परिवर्तन नहीं करना चाहता। इसलिए महिलाओं का जहां तक विषय आता है, निश्चित रूप में समाज में संघ मैदानों पर काम करता है, तो शाखा का जो व्यक्ति निर्माण का काम है वो समिति की शाखाओं में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए संघ की, आरएसएस की संघ की शाखाओं में होता है। मैं बहुत वर्षों तक विद्यार्थी परिषद में काम किया। स्वाधीनता के पश्चात 1949 में, 48 में विद्यार्थी परिषद की स्थापना बनी। यह संघ का, समिति के बाद, स्वाधीनता के बाद सार्वजनिक जीवन का पहला संगठन था। श्री गोलवलकर गुरुजी उस समय सरसंघ चालक थे।
आज की कल्पना मत करिए। 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नौजवान युवक युवती कॉलेज के छात्रों का एक संगठन बनाया और इसमें पहले दिन से यह कहा कि यहां छात्र और छात्राएं एक देगी। यह संघ का विचार है, यह संघ का विचार है। उसके बाद कितने सारे संगठन बने, उसके बाद बीएमएस बना, विश्व हिंदू परिषद बना, किसान संघ बना, अभी सेवा भारती, बहुत सारे संगठन बने। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में स्वयंसेवकों ने जनसंघ और बाद में बीजेपी बना। इतने सारे सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले संगठन, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। केवल कार्य नहीं करती, नेतृत्व भी करती है। मैं तो कई बार पूछता हूं हमारे कई सारे अलग अलग विचार के लोगों को कि आप थोड़ा आईने में झांककर अपने संगठन में देख लीजिए, फिर संघ की ओर पूछिए कि भाई संघ के विचार क्या है। मैं तो बचपन से देखा हूं कि घर में तो हम लोगों ने मां से सीखा, जैसे हम सभी सीखते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए आया तो नागपुर में मेरा नागपुर का संगठन मंत्री कोई विद्यार्थी नहीं था, हमारी मनीषा जी थी। वो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद फुल टाइमर के रूप में नागपुर आई थी। वो मेरी पहली संगठन मंत्री थी। पहला पार्ट तो मैंने उनसे लिया कि विद्यार्थी से काम कैसे करना है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो गीता ताई जी थी। गीता ताई से हम लोग देश भर में प्रवास कैसे करना से लेकर सब पार्ट उन्हीं से लेते थे, अभी भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी सहजता से जैसे हम अपने परिवारों में रहते हैं, उसी तरीके से संघ परिवार में भी इसी तरीके से चर्चाएं, विचार विमर्श, सहभाग सब कुछ होता है। और उसी तरीके से संघ अपने पारिवारिक पद्धति से लगातार कार्य करता जाता है। मैं कई बार सोचता हूं कि मैंने तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने ये भारत मां के प्यार कैसे सीखा। मैंने कहा मैं अपनी मां से प्यार करता था, उसी से मुझे समझ में आया संघ में आने के बाद कि उसी से एक्सटेंशन। संघ क्या है, जैसे हम अपने घर में मां से प्यार करते हैं, संघ में आने के बाद एक्सटेंशन होता है और हम भारत मां से भी उतनी भक्ति से भाव करने लगते हैं। इट इज द एक्सटेंशन। वही संघ की यात्रा है, संघ की वही यात्रा है। और ये लगातार सतत रूप से ये सारा कार्य लगातार चल रहा है। आज देखिए, इसलिए संघ, कई लोग पूछते हैं कि संघ के संगठन में कितनी महिलाएं, संघ के नेतृत्व में कितनी महिलाएं। मुझे लगता है ये निश्चित रूप से संघ अपने तौर पर समाज के हर क्षेत्र में कैसे महिलाएं आगे आ रही है, तो वहां जो भी पूरक भूमिका बनती है उसके लिए प्रयास करता है। परंतु जैसे सरसंघ चालक जी कहते हैं कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए पुरुषों की जरूरत नहीं है, देश के एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं की जरूरत है, उनके सहभाग और योगदान की जरूरत है। वो मुझे लगता है एकदम सटीक है इस बात के लिए। और आज उस दृष्टि से देखा जाए, इसलिए हमें समीक्षा ये करनी है कि भारत में महिलाओं की सहभागिता कैसे बढ़े, जल्दी से बढ़े। इस पर मुझे लगता है कि सब लोगों को मिलकर चर्चा करने की जरूरत है। और संघ में जब भी हमारी बहनें एकत्रित आती हैं तो इसी बात पर चर्चा करते हैं, चाहे समिति में हो, चाहे महिला समन्वय में हो, चाहे किसी संगठन में हो, इसी बात पर चर्चा होती है। इस बात पर चर्चा नहीं होती कि उसमें पुरुषों का स्थान कितना है, महिलाओं का कितना है। चर्चा इस बात पर होती है कि देश में, समाज में, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की जो सहभागिता है, उपस्थिति है, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैसे आगे 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 चलेगी, इसी पर चर्चा होती है। ये संघ की काम करने की पद्धति है। और इसलिए ये खुशी की बात है कि आज अपने देश में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का उपस्थिति बढ़ रही है, संख्यात्मक भी बढ़ रही है। आज देखेंगे, मैं देख रहा था कि हमारे पंचायत की व्यवस्था में लगभग मुझे लगता है 14.5 लाख लीडरशिप में महिलाएं हैं पंचायत राज की व्यवस्था में। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप गिनेंगे तो मुझे लगता है कि संघ विचार से जुड़ी हुई महिला अगर आप देखेंगे उसमें, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मिलेगी आपको, ये मैं जरूर कह सकता हूं। ऐसे ही जीवन के हर क्षेत्र में, और ये मैं आशा करता हूं कि जल्द ही हमारे पार्लियामेंट्स में, असेंबलीज में भी बड़ी संख्या में और ज्यादा संख्या में
महिलाओं की सहभागिता, केवल सहभागिता नहीं, नेतृत्व में उनकी बड़ी उपस्थिति भी हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है तो उतनी मात्रा में, उतने प्रमाण में उनकी उपस्थिति, सहभागिता, लीडरशिप देश के लिए जरूरी है। यह संघ का विचार है। और इसीलिए आज मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हम सब लोगों के लिए विचारणीय है कि जिस तरीके से लगातार ये प्रयास चल रहा है कि हर तरीके से हर क्षेत्र में लगातार, चाहे वो जनजाति क्षेत्र हो तो वहां छात्राओं के हॉस्टल्स चालू हो, उसमें उनकी सहभागिता बढ़े, हर संगठन में बढ़े, हर तरीके से जितने भी प्रकार हो सकते हैं उस तरीके से सारे प्रयास चल रहे हैं। और जितनी भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भी बहुत सारी हमारी बहनों ने, जो संघ विचार से प्रेरित है, समिति से, विविध संगठन से, उन्होंने बहुत सारी पहल की है। हर विषय को वो छू रहे हैं। तो ये पूरा एक यात्रा है। ये केवल संघ की यात्रा नहीं है। मुझे लगता है संघ की यात्रा और भारत की यात्रा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि संघ की यात्रा ही प्रारंभ हुई भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। उसका उद्देश्य ही वो था। और इसीलिए मुझे लगता है कि संघ को इसमें खुशी नहीं है कि केवल संघ के या संघ के संगठन में कितनी महिलाएं आई। तो संघ का वास्तविक सपना यह है कि पूरे भारत में महिलाएं और अधिक से अधिक सुरक्षित, भयमुक्त होकर एक आत्मविश्वास के साथ किस तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप करने में आगे आए। उसके लिए जो भी करना होगा, जितने भी ताकत लगानी होगी, परिश्रम करने होंगे, उसमें हम कैसे काम कर सकते, इसी पर संघ में लगातार विचार विमर्श होता रहता है। और संघ के 100 वर्ष हुए हैं। ये 100 वर्ष की यात्रा थी जिसमें देश भर में ये जो विचार है संघ का, ये विचार करने वाले, सोचने वाले, उसके अनुसार जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग देश के हर कोने में उपस्थित हो, ताकि इस बात पर लोगों का विश्वास जमे कि भाई ऐसा भी सोचा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा जिया जा सकता है, इस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि यह सब संघ के कारण हुआ, लेकिन यह देश में हो कि लोग देश पर विश्वास करें, कि भारत की क्षमताओं पर विश्वास करें, भारत की संस्कृति पर विश्वास करें, भारत के समाधानों पर विश्वास करें, ये भारत माता की जय बोलना उनको अच्छा लगे, ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप में देश में हुआ है। और ये देश में हो, इसके लिए ही संघ ने अपने 100 वर्ष लगाए हैं। इसी काम में संघ ने अपने 100 वर्ष लगाए हैं। तो आज जब ये वातावरण समाज में इस तरीके से हो रहा है कि पूरा समाज, और शताब्दी वर्ष में हम जहां भी जा रहे हैं, केवल पुरुष नहीं, पूरे समाज में माता भगिनी सब लोग जिस तरीके से, अभी अभी हमारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई और उसमें जिस तरीके से हमने सुना है कि चाहे गृह संपर्क में, हिंदू सम्मेलनों में, या जहां जहां भी जो कार्यक्रम हुए उन सब में जिस तरीके से पूरे समाज ने, पूरे परिवार में, हमारे हर आयु के महिला, माता भगिनी सब ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर एक उत्साह दिखाया है, हर तरीके के काम में सहभागी होने का उत्साह दिखाया है, मुझे लगता है ये नया भारत है, जो जहां लोग केवल दर्शक नहीं बनना चाहते तो, या केवल एक शुभकामना नहीं देना चाहते, तो प्रत्यक्ष सहभागी होना चाहते हैं। तो ये नया भारत है और मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़े। इसी दृष्टि से संघ की इस तरीके का कार्य हर जगह पहुंचे, ये विचार पहुंचे और इस तरीके से ये कार्य आगे बढ़े, इसमें ही ये पूरी शक्ति आगे भी लगेगी। और निश्चित रूप से ये जो आज ये पुस्तक के विमोचन के निमित्त हम आए, जितनी भी हमारे लगभग 34 और आपको मिलाकर 35 लोगों ने इसमें अपने विचार और अनुभव दोनों लिखे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रतीकात्मक है। देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग, महिलाएं हैं जिनके पास ऐसे अनुभव होंगे और निश्चित रूप से आपके इन अनुभवों से या इस पुस्तक के प्रयास से उनको भी प्रेरणा मिलेगी और सब मिलकर। और ये पुस्तक केवल महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं है,
ये पुस्तक सभी लोगों को पढ़ने के लिए है, ऐसा ध्यान में रखकर यहां से जाएं। पुनः एक बार आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।